जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में लगभग हम लोगों ने 13 लेक्चर को पढ़ लिया है। और इस 13 लेक्चर में मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितनी भी मैंने चीजों को समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे पहले हम लोगों ने चार्टर एक्ट को समाप्त किया है। लगभग आप देखेंगे कि 1813 का एक्ट जो चार्टर एक्ट है, 1853 का एक्ट और 1833 का एक्ट, ये तीनों चार्टर एक्ट थे। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको समझने का प्रयास किया है। ये वाला एक्ट है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और एक और नाम है क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं कि इसका ये नाम क्यों है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों है, ये भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी एक्ट की बात करेंगे, क्योंकि आगे का जो एक्ट है वह इंडियन काउंसिल एक्ट है। और काउंसिल एक्ट 3 टाइप के एक्ट होंगे। एक आपका होगा, आने वाले समय में देखेंगे, 61 का होगा, एक 1892 का होगा, एक 1909 का होगा। फिर आप देखेंगे कि 1919 का और फिर 1935 का जो एक्ट होगा वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ 1858 के एक्ट को समझने वाले हैं और आने वाला जो वीडियो होगा मैं प्रयास करूंगा कि उस तीनों का एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूं। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि चीजें जल्दी आप लोगों के समक्ष, हर कंटेंट आप लोगों के पास पहुंचे। देखिए, सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लिखा गया। देखिए, हुआ क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं कि लगभग 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, जिससे आप लोग वाकिफ होंगे। ये रिवॉल्ट क्यों हुए, सोचने वाली बात है। अब देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसके द्वारा जो शासन व्यवस्था जो चलाए जा रहे थे, वो भारत के जो निवासी जो लोग थे, वो जो जनता थी, उसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली वो हस्तक्षेप करने लगे थे उनके पर्सनल लाइफ में। जैसे आप देखेंगे कि डिवोर्स में एक्ट लेकर के आ गए कि कैसे डिवोर्स होना चाहिए, विधवा विवाह को लेकर के एक्ट लेकर के आया गया, दासिज्म को खत्म करने का प्रयास किया गया, जो उस समय के अनुसार भारत देश के लिए वो चीजें सुटेबल नहीं था। क्योंकि जब लोगों के अंदर लिटरेसी रेट डेवलप होता है और लिटरेसी रेट डेवलप होता है तब ये लोग समझ पाते हैं कि क्या सही क्या गलत। लेकिन जब आपकी लिटरेसी रेट कम होती है तो आपके अंदर ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी ज्यादा होती है। और ब्रिटिशर्स की मानसिकता जो भी हो, वो रिफॉर्म करने का ही प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन उस समय जो ट्यूनिंग था, जो ऑटो ट्यूनिंग था, वो ऑटो ट्यूनिंग भारतवासियों के साथ नहीं मैच हो रहा। दूसरे एक प्रॉब्लम ये था कि जो ईसाई लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, उनको जबरन, आप देखेंगे कि जब आप जनजाति विद्रोह वगैरह पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उस जनजाति विद्रोह का भी एक सबसे बड़ा कारण था कि जो ये ब्रिटिशर्स लोग थे, ये सारे ब्रिटिशर्स लोग उनको जबरन अपने धर्म को थोपने का प्रयास कर रहे थे। और इस सारा चीजें जो हो रहा था, एक बड़े विद्रोह का, मतलब एक प्रकार का मैसेज उत्पन्न हो रहा था, नोटिफिकेशन उत्पन्न हो रहा था कि आने वाले समय में एक प्रकार का बड़ा रिवोल्ट होने वाला है। और जिसका आंखों देखिए हाल आप लोगों को पता ही होगा कि 1857 में एक क्रांति हुई, आपने पढ़ा भी होगा। खास करके जो एक और कारण था कि जैसे सैनिकों को लेकर के आपने देखा होगा कि जो रॉयल एनफील्ड जो राइफल थे उसकी एक विवाद थी, जिसमें मुस्लिम रिलीजन भी इन्वॉल्व था और हिंदू रिलीजन भी इन्वॉल्व था। अब इसको लेकर के ये सारे ये पैरामीटर्स, ये चारों तरफ से ऐसा सिस्टम डेवलप ही कर दिए कि लगभग 1857 की क्रांति होना ही था। 1857 की क्रांति तो हो गई, लेकिन जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उनको ये लग गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वो भारत पर शासन करने योग्य नहीं है, अब इसको यहां से हटाया जाए। तो
चूंकि भारत के लिए एक नई व्यवस्था लेकर आनी थी ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से हटाना था, इसलिए इस एक्ट का जो नाम दिया गया वह नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसके बाद जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो होंगे, जो 3 एक्ट होंगे, 1861 का, 1892 का और 1909 का, ये तीनों जो एक्ट होंगे, ये तीनों एक्ट होंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। उसका मतलब ये होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो चला रही थी, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ब्रिटेन का जो सरकार है, जो नई व्यवस्था जो भारत में लगाई गई है, उसमें वो लोग कुछ सुधार करते रहेंगे और सुधार के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो लगभग इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये आपका 1858 का एक्ट लाया गया। अब ये क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। इन जनरल अगर एग्जाम में कभी पूछे तो इसका भी ध्यान रखना। मैं चाह रहा हूं कि जो भी फैक्चुअल हो उसको तो आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का भी पैटर्न बदल रहा है। यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्चुअल डेटा पूछे जा रहे हैं, और बाकी स्टेट स्पीसीज तो पूछ रहा ही नहीं है, वो तो मतलब फैक्चुअल डेटा पूछते ही हैं। तो लगभग आप देखेंगे कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म हुआ इस 1858 एक्ट में, उसके बाद से ब्रिटेन के हाथ में इस पूरी व्यवस्था चली गई, तो लोग भारत के काफी डरे हुए थे। और इस 1858 के एक्ट को लागू करने से पहले एक बार इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया, और उस दरबार में सारे भारतवासी, जिन लोगों को किसी प्रकार का क्वेरी हो, अगर कोई काम करने वाला है, कोई मजदूर है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई रजवाड़े है, वो भी जाकर के वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारा चीजें वहां पर पूछने के लिए अलाउड था। सारे लोग वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद जो, क्योंकि इस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, उनका नाम जो होगा वो बदल दिया जाएगा, और उनको एक वायसराय के नाम से जाना जाएगा। और वो वायसराय वहां खड़े रहेंगे और लोगों को इस सारी चीजें बताएंगे कि देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही, अब ब्रिटेन के क्वीन के द्वारा इस शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। आपके धार्मिक क्षेत्र में कोई किसी प्रकार का जो हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। राजा लोगों को, जैसे आप देखेंगे कि डलहौजी की नीति थी, हड़प की नीति थी, इस प्रकार की कोई रणनीति अब हमारी नहीं होगी। हर चीजें आपके अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। ईसाई मिशनरी जो लोग हैं वह आपको जबरन, आपको धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा इनके द्वारा। ये सारी चीजें उनको समझाया गया, और इसी के वजह से लगभग इस एक्ट को आपको क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब यहां जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस एक्ट में था क्या। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका काम खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वार भारत के लिए बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। अब पूरे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो या आपके पॉलिटिकल सिस्टम हो, अब मॉनिटर का काम जो करेगी वह गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन करेगी। पहला फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। और आपको याद होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने 1784 में पढ़ा था डायरकी, यानी ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। एक था बीओसी और एक था सीओडी। अब इस बीओसी सीओडी क्यों था? एक का काम था कि पॉलिटिकल सिस्टम को मॉनिटर करना, और एक का काम था आपका ट्रेड को मॉनिटर करना। इसी को बोला गया था डायरकी सिस्टम, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। इस एक्ट के माध्यम से, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब रही नहीं, तो इन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। एक प्रकार से देखा जाए बीओसी और सीओडी को, और खत्म करने के बाद एक नया पोस्ट लेकर के आएगा जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी हिंदी में कहें तो इसको सचिव बोला गया। और ये सचिव कौन होगा? ये सचिव जो ब्रिटेन का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में से कोई एक आदमी होगा, और वो बैठेगा कहां? ब्रिटेन में, और वह शासन व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग संचालित करने का प्रयास करेगा। ये दूसरी फैक्चुअल डेटा है। अब यहां पर मजे की बात है कि आखिर आपके दिमाग में भी एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा होगा कि जो ये ब्रिटेन का
जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वह सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा भारत का, तो वहां से बैठ के भारत की शासन व्यवस्था को कैसे चला पाएगा? तो इसके लिए एक सलाहकारी समिति बनाया गया, एडवाइजरी कमेटी जिसको बोलते हैं, और इस सलाहकारी कमेटी में 15 लोग थे जिनका काम था एडवाइस करना, यहां आना, इनको देखना और रिपोर्ट पूरी सारी चीजें को क्या करना, वायसराय को पहुंचाना, सॉरी जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उनके पास पहुंचाना, इनका काम था ये 15 मेंबर का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 15 मेंबर को कहां से लेकर के आया जाए, ये 15 मेंबर कहां से आएंगे? तो देखिए इस 15 में से जो 10 मेंबर, सॉरी इसको 50% मान लीजिए, 50% जो लोग होंगे उस 50% लोगों का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वह 10 इयर्स का होना चाहिए भारत में। वो लोग 10 साल पहले किसी भी पोस्ट पर गवर्नर जनरल रहे हो, गवर्नर रहे हो या कोई अलग अधिकारी रहे हो, लेकिन भारत में वह 10 साल कार्यरत रहे हो। वो लोग इस 15 लोगों में से आधे लोग होने चाहिए, और आधे लोग जो हो उनको आप 5 ईयर का भी एक्सपीरियंस होगा, भारत में रहे होंगे, तो भी उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ये 15 लोग कौन हैं और इनका काम क्या है। इनका काम है कि भारत में चीजों को स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट देना। लेकिन ध्यान रखने वाली यहां पर बात है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट तो रहेगा नहीं, लेकिन एक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जगह पर एक जो होगा वो हो जाएगा आपका वायसराय, वो भारत में, क्योंकि वो भी स्टडी करेगा चीजों को, अपने अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था को चलाएगा, और ये भी रिपोर्ट करेगा आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, जो ब्रिटेन का जो कैबिनेट मिनिस्टर है वहां बैठा है, इसको ये रिपोर्ट करेगा, और इन्हीं लोगों के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। एक फैक्चुअल डेटा जो मैं अगर बताऊं तो जो पहला जो आपका वायसराय होगा उसका नाम था लॉर्ड केनिंग। आप लोगों में से आपको बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता भी होगा। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो पहला बना, जो 1858 के एक्ट के माध्यम से, उसका नाम था लॉर्ड स्टेनले। लॉर्ड स्टेनले था, और लॉर्ड स्टेनले इससे पहले बीओसी का भी मेंबर रह चुका था, और इसको पहला जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, भारत सचिव का दर्जा इसको दिया गया। एक और फैक्चुअल डेटा की मैं बात करूंगा इस एक्ट के माध्यम से, जिसे आप देखेंगे कि जो भारत में जो शासन व्यवस्था थी मुगल एम्पायर की, इस एक्ट के माध्यम से उनकी सारी शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, और ये सारा चीज जो था अब पूर्ण तरीके से आपके जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्हीं के अंदर में आ गया। यानी पूर्ण रूप से देखा जाए तो भारत की जो शासन व्यवस्था थी वह शासन व्यवस्था लगभग ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने का प्रयास किया जाने लगा 1858 में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, और इसके जो आगे वाले जो वीडियो आने वाले हैं लगभग 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, और 1892 का एक्ट है, और 1909 का एक्ट है, उसको भी मैं जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करता हूँ वीडियो की, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। तब तक दीजिए इजाजत, जय हिंद।